अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का आगाज़ जो करने वाले हैं वो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से करने वाले हैं और इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम अकॉर्डिंग टू द फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो टाइप्स ऑफ वाई टाइप्स क्यों हैं। ये अब आप कहेंगे कि सर अब वैरायटी तो होती है हर चीज़ में, तो फिर टाइप्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं अगर आप उनको टैग देंगे तो उस वैरायटी को। तो बिल्कुल यही बात है और इसमें कोई पेचीदगी की बात नहीं है, लेकिन कुछ बुलेट्स पॉइंट्स हम बना लेते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। हालांकि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अक्सर जब आप लिंग्विस्टिक्स में इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर आपको अक्सर ऐसे सवाल का सामना करना पड़ जाता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाई टाइप्स। सबसे पहले ये कि टू एक्सप्रेस फंक्शन ऑफ द लिटरेरी पीस, मतलब फंक्शन ऑफ द लिटरेरी पीस क्या है, उसमें सारा टेक्स्ट वगैरह जो भी मौजूद है, अगर उसमें टाइप ऑफ सेंटेंस जो से यूज़ हुई है तो वही फंक्शन है। कई दफ़ा सिर्फ लिटरेरी पीस मतलब कोई भी लेटर है उस आपको किसी ने टाइप किया, उसमें सारी कमांडिंग इंफॉर्मेशन है, तो उसमें अब वो एक टाइप ऑफ सेंटेंस यूज़ हुआ है तो उससे आपको क्या पता है कि ये एक आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, ये लेटर में आपका सारा ऑर्डर है, तो आप इससे वाज़ह कर सकते हैं कि आपका कौन सा टाइप ऑफ लिटरेरी पीस है विद द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेकंड ये है कि टू इनहेरिट वैरायटी आती है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी विद इन द सेम लिटरेरी पीस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं तो लेटर राइटिंग भी एक लिटरेरी पीस ही होता है, तो उसमें आप हाल अहवाल भी पूछते हैं, फिर आप उसमें कुछ हदायत देते हैं, फिर आप हदायत के बाद कई दफ़ा आप उनसे सवाल भी पूछते हैं जो आप मतवक्का होता है आपको कि आगे से मुझे रिप्लाई आएगा इसका, फिर दुआ सलाम, मतलब मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या आती है, वैरायटी आ जाती है। डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो फिर आपके क्या होता है, रीडर का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि नहीं इस बंदे ने अच्छा काम किया और मुझे इसे पढ़ना चाहिए। मतलब ये सोच भी नहीं उससे ज़रूरत होती, मतलब आपका अच्छा काम जिसमें वैरायटी हो वो खुद ही अट्रैक्ट करता है। इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी से मुराद ये है कि कई दफ़ा आप एक ही टाइप का सेंटेंस यूज़ करते हुए कई दफ़ा परेशान हो जाते हैं कि अब मैं इसको इसी लहजे में, मतलब इसी स्ट्रक्चर में या इसी कॉन्टेक्स्ट में किस तरह कन्वे करूँ। आप बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब फंक्शन सेंटेंस का चेंज हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर आप उसके थोड़ा सा फंक्शन के लिहाज से सेंटेंस को चेंज कर दें तो, और आप आसान अल्फाज में उसे कन्वे करें अपनी बात को, तो रीडेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, मतलब पढ़ने के काबिल हो जाएगा। कोई भी इंसान अगर उसे, कोई भी रीडर अगर उसे पढ़ रहा है तो उसे समझ में आएगी, तो वो यकीनन आगे भी पढ़ेगा। टू क्लियर एंड एक्सप्रेसिव, मतलब आप कई दफ़ा ये वही बात आ गई कि हर बात आप कमांड देकर नहीं कर सकते और कुछ बातें आपको डिक्लेयर करनी होती हैं, तो उसमें आपको क्लियर होना पड़ता है, एक्सप्रेसिव होना पड़ता है। तो क्लियर एंड एक्सप्रेसिव होने के लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं और इन्हीं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की मदद से आप अपनी बात को वाज़ह करते हैं और अपने मूड को भी वाज़ह करते हैं। अवॉइडिंग रिडेंडेंसी का मतलब यह है कि एक ही टाइप ऑफ सेंटेंस, वही बात आ गई कि आप अवॉइड क्या करते हैं, रिडेंडेंसी करते हैं, रेपिटेशन को अवॉइड करते हैं। मतलब आपने एक सेंटेंस किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की है, दूसरा आप कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, मतलब एक वालिद है तो वो किसी को, अपने बेटे को पहले एक हुक्म जारी करता है, मतलब वालिदैन के तो हुक्म ही होते हैं, तो वो हुक्म करते हैं, फिर बाद में जब वो शफकत से बात करता है तो वो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक सेंटेंस का फंक्शन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं और कई दफ़ा स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। तो इस वजह से टाइप्स जो सी हैं वजूद में आती हैं सेंटेंसेस की, ये कोई सेपरेट से हमने कोई तख्लीक नहीं की, ये मतलब वैरायटी नेचुरली मौजूद है और हमने उसे क्या किए हुए हैं, टैग दिए हुए हैं, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। इनहेरिट सेचुरेशन से मुराद ये है कि आगे पीछे वाली बातें करने की बजाय हम लोग टू द पॉइंट बात होकर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। कई दफ़ा फंक्शन के लिहाज से होती हैं, कई दफ़ा आप कॉन्टेक्स्ट के लिहाज मतलब स्ट्रक्चर के लिहाज से कर देते हैं। फंक्शन और कॉन्टेक्स्ट बेसिकली एक ही चीज़ है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है कितनी। बेसिकली जो सी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 4 है, लेकिन मैंने इधर 5 डिस्कस किए, क्योंकि कि एक ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, उसको मुझे कहीं पे मिला नहीं कि मैं इसको किस टाइप ऑफ सेंटेंस में जोड़ूं या ये किस में जुड़ती है, लेकिन ये हमें पढ़ाते थे तो मैंने कहा ये 5th इसको पोजीशन देनी बनती है।
फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सेकंड जो से वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और फिफ्थ जो से वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब देखिए मैंने इस फिफ्थ को क्या एक सेपरेट किया, लेकिन ऊपर वाले जो चार हैं वो बेसिकली हम अब कहीं पे भी आप नेट पे भी सर्च करें तो आपको ये चार ही मिलेंगे, लेकिन मुख्तलिफ टाइप्स भी हो सकते हैं। अगर आप उनको ज़्यादा को रहते हैं तो वो फिर बारीकी में जाए तो आपको पता शाखें निकल आती। तो इसी तरह मैंने ये फिफ्थ जो उनसे ऑप्टेटिव सेंटेंस हमें ये अलग ही पढ़ाते थे, तो क्योंकि अब मैं खुद भी टीचर बन गया तो आपको पता है बड़े लोगों को चेंज नहीं पसंद होता, बुजुर्ग लोगों को, तो मुझे भी थोड़ा सा चेंज नहीं पसंद आया तो मैंने इसको फिफ्थ पोजीशन दे दी। अब मूव करते हैं सबसे पहली टाइप ऑफ सेंटेंस पे जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अ सेंटेंस टू डिक्लेयर समथिंग, बिल्कुल उसका एटमोलॉजी डिफाइन कर रही है, मतलब उसका वर्ड ही बता रहा है कि वो क्या है, कि कोई भी चीज़ आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। या फिर आप कोई कन्वे कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन तो वो भी आप क्या करेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस होता है, इसमें कोई मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर के लिहाज से हो सकती है, लेकिन कॉन्टेक्चुअली ये बड़ा मज़ेदार सेंटेंस होता है। और असर्ट समथिंग भी यही होता है कि मतलब आप कोई चीज़ किसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं, किसी को डिक्लेयर कर रहे हैं। निगेट समथिंग मतलब कोई नेगेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, वो भी अमूमन आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं। ऑफर एक्सप्लेनेशन है, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं आप किसी चीज़ को। प्रोवाइड फैक्ट, कोई फैक्ट बयान कर रहे हैं तो वो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में होता है। तो इसमें आपको मतलब एग्जांपल्स खुद ही ज़हन में जनरेट हो गई होंगी ये। और सेकंड थर्ड फीचर जो से ये है कि यूजुअली इन प्रेजेंट टेंस, ये जो से डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, अमूमन ये प्रेजेंट टेंस होता है। आप बेशक यूज़ कर लें, फैक्ट भी आप अक्सर प्रेजेंट में लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन अगर आप कोई देते हैं वो भी प्रेजेंट में देंगे। किसी चीज़ को निगेट कर रहे हैं आप हाल में खड़े होकर तो वो भी आप मतलब अमूमन प्रेजेंट टेंस होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। मतलब कोई भी चीज़ डिक्लेयर करना प्रेजेंटली, फर्स्ट सेकंड पर्सन आपस में कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये क्या होगा, फिर प्रेजेंट टेंस होगा। थर्ड आ जाता है एंड विद द पीरियड। थर्ड बात ये कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा एक नुक्ते पर ख़त्म होते हैं, डॉट पर ख़त्म होते हैं, जिसे पीरियड भी कहते हैं इंग्लिश में। वैसे तो हर सेंटेंस डॉट पर ख़त्म होता है, जनरल परसेप्शन ये है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस हैं मतलब उनकी फंक्शंस के मुताबिक वो मतलब डिफरेंट साइंस के ऊपर एंड होते हैं, उनको हम फर्दर आके देखेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। मुझे तो पता था कि आप लोगों को एग्जांपल समझ आ गई होंगी, लेकिन मैंने कहा कुछ लिख देता हूँ। अब नादिर वर्क्स, अब ये क्या है, ये आप कुछ चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं। वहाब रन्स स्लोली, तो ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आई लव माई मिस्ट्रेस, अब ये भी देखें, अब इसको आप निगेट भी कर सकते हैं, आई डू नॉट लव माई मिस्ट्रेस। अब ये देखें, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मुस्लिम स्प्रे एवरी डे, ये एक फैक्ट है। तो आप देखें ये सब क्या एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मैंने तो थोड़े से मुश्किल से करके लिख दी है, लेकिन आसानी वाले जो आपके सारों के जहन में आए हैं वो भी ठीक हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये दूसरी टाइप ऑफ सेंटेंस है। सेंटेंस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, कि ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें आप स्ट्रॉन्ग इमोशन जिसके साथ एसोसिएटेड हो। ये थोड़ा सा डिक्लेरेटिव से डिफरेंट है। इसमें आप सेंटेंसेस यूज़ करते हैं एक्साइटमेंट को शो करने के लिए। आप इंफॉर्मेशन कन्वे करते हुए बंदा इतना एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन अगर आप एक्साइटेड हैं तो वो फंक्शन ऑफ द सेंटेंस चेंज हो जाएगा, इसलिए मतलब उसका टैग भी चेंज हो गया, मतलब टाइप ऑफ द सेंटेंस भी चेंज होगी। मतलब एक्साइटमेंट शो करते हैं, वंडर मतलब हैरानगी, एंगर गुस्सा, हैप्पीनेस और मैनिफेस्ट। वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क विद इन एवरी सेंटेंस, मतलब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सक्लेमेशन मार्क एंड पर ही है, जिस तरह डिक्लेरेटिव सेंटेंस में डॉट या पीरियड एंड पर आता है, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क विद इन द सेंटेंस भी यूज़ होता है और हो सकता है एंड पर पीरियड हो। ओके, अब डू नॉट यूज देम इन फॉर्मल राइटिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर्मल राइटिंग में यूज़ नहीं होते, डिक्लेरेटिव सेंटेंस फॉर्मल राइटिंग में यूज़ होते हैं। मैंने उधर नहीं बताया, लेकिन इधर ये पॉइंट पढ़कर मुझे बात समझ में आ गई, याद आ गई कि ये फॉर्मल राइटिंग में यूज़ होते हैं। आप देखेंगे फॉर्मल राइटिंग में बहुत कम होता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ। एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। आई एम फ्री, तो ये आप इसको फॉर्मल राइटिंग में इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि फॉर्मल राइटिंग में सिंपल
इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही होती है तो उसमें आप एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करेंगे तो वो इनफॉर्मल बन जाएगा। अब हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, अब हुर्रा एक खुशी का इजहार है और इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है और एंड पे देखें पीरियड लगा है, डॉट लगा है सेंटेंस की। बूम बूम, अब ये देखें कहीं पे ब्लास्ट हुआ है या फिर आप बूम जो से एक बबल है उसका जिक्र कर रहे हैं, उसके ऐड में ये वर्ड यूज़ हुआ है तो देखें ये इनफॉर्मल है। और ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट में अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये बहुत ऑड लगेगा और उससे कई दफ़ा ऑफिशियल माना ही नहीं जाएगा, क्यों ना क्यों कहेंगे इसके टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो से हैं वो फॉर्मल है ही नहीं। और ऐश आई विल बीट यू, तो ये सारे के ये कुछ ये सेंटेंस है ओनोमेटोपोइक, ओनोमेटोपिक जो उनसे सेंटेंस है, मतलब ऐसे सेंटेंस जो सिंपली उनके साउंड से क्रिएट हो। या क्रैश, अब ये आवाज़ क्रैश आती है, जब भी कोई चीज़ क्रैश आ रही हो तो ये क्रैश वर्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है। अब बोलने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब जब हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। काफ़ी सारे कह रहे होंगे कि सर ये तो हमें आती है, बिल्कुल। एनी सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ डायरेक्ट कमांड, कि ऐसा सेंटेंस जो कि एक डायरेक्ट कमांड को शो करे, आप किसी को कमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये क्या इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इसमें अक्सर सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि डायरेक्टिव्स यूज होते हैं। डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट, इंस्टेड डायरेक्टिव इज यूज टू एन इम्प्लाइड पर्सन, मतलब सब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा तो कैसे पता लगता है कि ये क्या हो रहा है। इम्प्लॉयड पर्सन मतलब जिस बंदे से बात मकसूद है उससे पहले डायरेक्टिव की मदद से समझ लग जाती है कि ये फलाने बंदे से ही बात हो रही है। आपको इसमें प्रॉपर सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये कौन बात कर रहे हैं, किससे बात हो रही है। फॉर एग्जांपल पास द प्लेट, अब जिसको आप नॉन वर्बली उसको पता लग गया होगा कि मुझे प्लेट पास कर रही है, तो जब आपने पास द प्लेट का। बी देयर एट 5, अब आप ये किसी सेकंड पर्सन स्पेसिफिक यू से किसी से बात कर रहे होंगे तो जो सामने बंदा होगा, अगर आप किसी इसको नावल में ये सेंटेंस लिखा है तो आपको दोनों कैरेक्टर्स का पहले ही पता होगा, तो जो कैरेक्टर बोल रहे हैं जाहिर बात है वो दूसरे को ही बात कर रहे हैं। थर्ड, कंसीडर द रेड ड्रेस, अब ये क्या है, इसमें आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। बी देयर एट 5 में आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं। पास द प्लेट, अगर प्लीज़ पास द प्लेट हो जाएगा तो रिक्वेस्ट दे रहे हैं। कीप अवे, कीप अवे ये क्या वार्निंग है, इसमें मतलब वार्निंग है, हो सकता है उधर कोई ख़तरनाक चीज़ हो। ये अक्सर साइन बोर्ड्स जो से होते हैं ना उनके ऊपर भी लिखा होता है कीप अवे, मतलब कहीं आगे ख़तरनाक चीज़ है, माइंस वाला एरिया है या फिर वहाँ पर मिलिट्री बेस है। सबसे फेवरेट और सबसे आसान टाइप ऑफ सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मेरा ख्याल है मुझे तो इसमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होगा। और चलिए मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं। इंटेरोगेशन में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन ही आस्क करते हैं, तो ये ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन आस्क कर रहे होते हैं। ये अमूमन रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, मतलब WH फैमिली से हेल्पिंग वर्ब होते हैं और इसमें एक्सिलरी वर्ब होते हैं, और ये एंड किस पे होते हैं, क्वेश्चन मार्क पे होते हैं। फॉर एग्जांपल डू आई नो यू, अब इसमें ये क्या देखें, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज़ योर नेम, WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन भी आप कह सकते हैं। व्हाट इज इट डन, इसमें अब ये लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे आपको समझ आ जाती है। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि एक्सप्रेस क्या करते हैं, प्रेयर, विश या कर्स को। ये थोड़े से डिफरेंट है, इन्हें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस करते हैं। इसमें आप मे या विश का वर्ड यूज़ करते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक सिंबल यूज़ नहीं होता, लेकिन मे या विश इस्तेमाल करते हैं। ये सारे सेंटेंस की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करके जुमले को इनफॉर्मल कर दें तो ये उसमें भी ऐड हो सकता है। अगर आप इसको वैसे डॉट लगा दें तो ये फॉर्मल राइटिंग में भी यूज़ हो सकता है, मतलब पीरियड के इस्तेमाल से ये फॉर्मल राइटिंग में भी आ सकता है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप मे या विश का इस्तेमाल नहीं करते और तब भी वो एक ऑब्जेक्टिव रहता है, क्यों ना कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की जो टाइप पर डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन है उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करती। ये तो वैसे बीच में कुछ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन के बीच में निशानदेही की जाती है कि इससे आपको पता लग जाए कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या कौन सा है।
अब एग्जांपल देखें, मे माई पेरेंट्स लिव लॉन्ग। अब इसमें मे से इस्तेमाल हुआ है, मतलब दुआ दी जा रही है। विश यू अ हैप्पी जर्नी, अब इसमें विश से इस्तेमाल हुआ है। विश दरमियान में भी आ सकता था अगर सेंटेंस को आप थोड़ा सा चेंज कर दें। आगे लॉन्ग लिव पाकिस्तान, अब इसमें विश और मे का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट देखें, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, आप सिंपल क्या कह रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसी तरह लर्निंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, पढ़ना इतना कोई मुश्किल नहीं है, नई चीज़ें सीखना कोई मुश्किल नहीं है। नई चीज़ें क्या सीखनी है, जिस तरह कुरान में है कि गौर करने वालों के लिए जो है निशानी है, तो आपने बस गौर करना है, आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। अक्सर अगर आप मेरी स्लाइड्स पर भी गौर करें तो हम भी इंसान हैं, गलतियाँ कई दफ़ा हो जाती हैं। अगर आप कमेंट्स में मेंशन कर देते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और उल्टा मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मेरी भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। लेकिन मैं अपनी स्लाइड्स को बहुत ध्यान से बनाता हूँ और मैं इसको प्रिपेयर करता हूँ तकरीबन 1-2 दफ़ा, और फिर मैं इसे कई दफ़ा जब मुझे टाइम लगता है तो मैं प्रिपेयर करके इसको अपलोड कर देता हूँ। अगर कोई बात समझ में ना आए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टा पे मुझे रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप इधर नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं जवाब ज़रूर दूँ।